मैं खवातीन वज़ात आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल ख़ास तौर पर नौजवानों और मर्दों में तेज़ी से तवज्जो हासिल कर रहा है। वो है बालों का झड़ना, गंजपन या फिर बालों का कम होना सिर्फ ज़ाहिरी मसला नहीं बल्कि ये बहुत से लोगों के एतमाद और शख्सियत पर भी असरअंदाज होता है। इसी वजह से आजकल दो तरीके ख़ास तौर पर हम ज़्यादा ज़ेर बहस नज़र आते हैं, जिसमें SMP यानी कि स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन और हेयर ट्रांसप्लांट। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इन दोनों तरीकों में असल फ़र्क क्या है, क्या SMP से वाकई बाल आ जाते हैं या सिर्फ एक कॉस्मेटिक हल है, और हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह काम करता है और इसके नताइज कितने मुस्तकिल होते हैं। आज हम अपने मेहमान से इन्हीं तमाम तर पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे ताकि नाज़रीन को ये समझने में आसानी हो कि इन दोनों तरीकों में क्या फ़र्क है और कौन सा तरीका किस शख्स के लिए ज़्यादा मुनासिब हो सकता है। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए साफ़े रमज़ान के सेट पर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं रुमाना अब्दुल साहिबा। बहुत शुक्रिया रुमाना आपके टाइम के लिए। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। कैसा चल रहा है आपका रमज़ान? माशाल्लाह, आपको भी रमज़ान अच्छे रखे आपने पीछे सारे सही अच्छा चल रहा है। अच्छा रुमाना, मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि SMP, एक तो देखने वाले नाज़रीन को पहले ये बताएं कि ये होता क्या है और इसका क्या तरीका है, दूसरा फिर इसका फ़र्क हम आगे चलकर बात करेंगे। ठीक। SMP बेसिकली स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन जो एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें टाइनी डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे आपका स्कैल्प बर्डनेस हो गई है, स्कैल्प आपका नज़र आ रहा है, गंजपन हो रहा है, तो उसको कवर करने के लिए जो है आपका SMP किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली SMP जी SMP ठीक हो गया। और मुझे थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये बहुत सारे लोगों को समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी कि ये उस तरह से नहीं है कि PRP करके या फिर एक्सोम करके आपके बाल वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक कॉस्मेटिक हल है। जिस तरह से आप किसी का बनाव श्रृंगार करते हैं ना, इसी तरह से आपने बालों के साथ भी कुछ ऐसी छेड़खानी करनी होती है कि वो कॉस्मेटिकली 3-4 साल वहीं पे रहते हैं लेकिन बाल शाल तो नहीं होते, बाल नहीं आते। हाँ, लोगों का ये सवाल होता है कि इसमें जो है ना बाल आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि इसमें बाल आएंगे नहीं, मगर सिर्फ लगेगा कि आपके बाल हैं, ठीक है। तो जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में बाल लगाते हैं, PRP एक्सोसोम्स में आपके बालों की जो है रीग्रोथ हो रही होती है या हेयर फॉल स्टॉप हो रहा होता है। लेकिन SMP जो है वो जैसे अब एक्सोसोम्स और PRP में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। आपको सेशंस लेने पड़ते हैं, तो आपके बालों के आपको प्रॉपर जो है वो केयर करनी पड़ती है, तो एकदम से आपके बाल नहीं आ जाते। तो इस तरह SMP जो है ना वो इंस्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे टाइनी डॉट्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर हेयर स्ट्रोक्स बनाए जाते हैं, तो वो लगता है ऐसे कि आपके बाल हैं मगर एक्चुअल में बाल होते नहीं हैं। वो एक टैटू टाइप का प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ये कितने लंबे अरसे तक रहता है, कितने अरसे बाद दोबारा करवाना पड़ता है? इसमें डिपेंड करता है, सेशंस कराने पड़ते हैं, ठीक है। 1 से 2 से 3 सेशंस आपको कराने पड़ते हैं। डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क पे कि आपका स्कैल्प कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो जब इसमें सेशंस कराते हैं, अगर आप 3 सेशंस करा लेते हैं तो वो 3 से 4 साल 5 साल तक स्टे करता है, और उसके बाद एकदम से ये फेड नहीं हो जाता। मतलब ये हल्का हल्का फेड हो जाता है, उस पर आप टचअप करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोबारा से आपको 3 सेशंस कराने पड़ेंगे और इस तरह। मतलब वो डिपेंड करता है और आपकी रूटीन पे भी डिपेंड करता है कि आप जिम अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या आप कोई इस तरह के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं या हेयर डाई यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर जल्दी फेड हो जाता है। अदरवाइज़ वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। ठीक हो गया। और एक शख्स है जिसको पहले हम थोड़ा सा पार्ट्स में लेते हैं कि एक शख्स जो कि फुल गंजा है और उसने SMP करवानी है, तो इसके इस प्रोसीजर को कितना वक्त लगेगा, और एक के अगर कुछ पैचेस हैं, फ्रंट के पैचेस हैं, उसके प्रोसीजर में कितना वक्त लगता है, किसी का थोड़ा सा मतलब आधा सर है आधा नहीं है, उसके प्रोसीजर को कितना वक्त लगता है? अच्छा, आपने पैचेस का बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें ये भी है कि जैसे कुछ लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, ठीक है, तो उसके पैचेस बन जाते हैं। तो एलोपेशिया की वैसे तो मेडिकेशन भी होती है, ट्रीटमेंट होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं क्योंकि डिफरेंट कुछ फीमेल भी मेरे पास आती हैं जिनका एक आईब्रो पूरा है ही नहीं है एलोपेशिया का, यहाँ पे फ्रंट वो पैच बन गया बीच में कहीं पे, तो उसका भी जो सोल्यूशन है वो SMP से हम उसको कर सकते हैं कि वो उसमें जो है ना पैच में हम स्ट्रोक्स बना देंगे। जैसे अगर फीमेल कराती हैं, अच्छा SMP जो है वो सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी है। जैसे फ्रंट लाइन टेम्पल एरिया जो है वो है, फ्रंट लाइन पीछे चली गई है बहुत ज़्यादा, तो इस पर हम जो है स्ट्रोक्स बना के तो कवर कर सकते हैं इसको। और टाइम पीरियड फिर इसी तरह डिपेंड करता है कि अगर थोड़ा सा पैच है तो उस पर 1-2 घंटे लग जाएंगे, अगर फुल हेड है तो उस पर 7 से 8 घंटे लग सकते हैं। इस तरह से टाइम टेकन है ये। मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आपके, जो इस तरह लेट्स सपोज ये वाली जगह किसी की खाली है और ये पीछे तक खाली है, पीछे भी बाल मौजूद हैं, सारी चीजें हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जब आप SMP करेंगे स्कल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, सो
ये जो कलर मैचिंग है उसको भी मलूज़ खातिर रखा जाता है कि आपके करीब बैठे हुए मिनटों से मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से पता चल रहा होगा कि इसने SMP करवाई है, या वो इस तरह मिक्स एंड मैच हो जाता है कि पता नहीं चलता? अच्छा, उसको इस तरीके से मर्ज किया जाता है। पहली बात है, जो मैं कलर यूज़ करती हूँ इसमें वैसे ब्राउन कलर भी यूज़ करते हैं और ब्लैक भी। मैं जो कलर यूज़ करती हूँ वो ट्रिपल ब्लैक यूज़ करती हूँ, ठीक है। जब वो थोड़ा सा 15 डेज़ में हील हो जाता है तो उसके बाद उसका कलर जो है ना आपके नेचुरल हेयर के साथ मर्ज हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट 15 डेज़ में वो थोड़ा सा डार्क लगता है कि वो फील होता है। मतलब वो किसी में भी, अगर गजल करवाएंगी, मैं करवाऊंगा, आप करवाएंगी, वो उसी तरह का मर्ज हो जाएगा। लड़कियों के लिए, हाँ, लड़कियों के थोड़ा सा शेड चेंज करना पड़ता है, जैसे डार्क ब्राउन वो शेड में जाना पड़ता है, क्योंकि ये कि जैसे अब मैंने हेयर डाई कराया हुआ है या इन्होंने हेयर डाई कराया हुआ है तो फिर उसके अकॉर्डिंग कलर चूज करना पड़ता है। वैसे लड़कों के लिए मोस्टली ब्लैक होता है। जब आपने बात की थी केमिकल्स के हवाले से और हेयर डाई के हवाले से, तो इसमें कोई खास आप शैम्पू वगैरह भी देते हैं जो लोग SMP करवाते हैं? अच्छा, SMP की जो आफ्टर केयर है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन ये कि कुछ लोगों को होता है कि डाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जैसे कि स्कैल्प के ऊपर भी डाई लगा लिया फुल, जैसे लड़के गंजे होते हैं तो वो पूरे स्कैल्प पे भी डाई लगा देते हैं। तो उसका ये होता है कि बस आप डाई वगैरह ऐसा यूज़ ही कर सकते हैं जो आप स्कैल्प के ऊपर ही, लाइक स्टार्टिंग में 3 मंथ्स यूज़ नहीं कर सकते। और शैम्पू का ये है कि शैम्पू तो वैसे भी आपको जो है ना, अब आपके बाल गिर गए हैं या गिर रहे हैं तो शैम्पू तो वैसे भी आपको ऐसा अच्छा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। मेडिकेटेड शैम्पू अगर यूज़ कर लें, या फिर कोई भी ऐसा शैम्पू जैसे अब बिल्कुल ही आप उस पर ना चले जाएंगे बस ठीक है साबुन से ही धो लिया ऐसे, मतलब ये चीज़ें तो वैसे भी आपको केयर करनी चाहिए। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि बेबी जो शैम्पू होते हैं वो अगर आप यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं, SMP करवाने के बाद। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी जो अच्छा शैम्पू को यूज़ करें तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और माना मुझे ये बताइएगा कि अब मेरे जहन में ये सवाल आया आपकी बातों से जब आप गज़ल के सवाल का जवाब दे रही थी कि ये जिस तरह SMP है ये इंस्पायर्ड बाय टैटू है, कि टैटू से इंस्पायर होके ये एक नई हमें जैत देखने को मिली? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग PRP या फिर एक्सोसोम की तरफ जाते थे, लेकिन जिस तरह से आपकी बॉडी में अगर एक टैटू है वो बना वो सारा साल तक रहता है, इसी तरह से ये होता है टैटू। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि टैटू मतलब इसमें कुछ तो कुछ सिमिलरिटी है, थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन ये कि टैटू जो है ना बेसिकली वो हम अगर के बॉडी में किसी भी पार्ट पे बनाते हैं तो वो डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए बनाते हैं और वो 3rd लेयर जो है ना वो डीप जाता है। लेकिन जो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन है जो सर पे, इसको हमने इन्हेंस नहीं करना होता, इसको हमने सिर्फ जो है ना उसमें मर्ज करना होता है कि मतलब इसको हमने टैटू को नहीं दिखाना होता, बेसिकली हमने डेंस क्रिएट करनी होती है। तो ये सिर्फ टॉप लेयर पे होता है, ठीक है, स्किन के ज़्यादा डीप नहीं जाता ये, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। और इसकी कॉस्ट क्या होती है अगर उमूमन अगर हम सिर्फ पैचेस की भी बात करें और अगर पूरा एक गंजपन की बात करें उस पर? अच्छा, पैचेस की अगर हम बात करते हैं, जैसे इस पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क पे, ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट जो है 20,000 से स्टार्ट होके फिर आगे ऑनवर्ड जो है जितना आपका अमाउंट ऑफ वर्क है उस पे फिर ये बढ़ती रहती है। तो जो आपने स्कैल्प की बात की कि अपर लेयर पे होता है, तो टैटू तो बड़ा डीप होता है और वो इसी वजह से काफ़ी अरसा निकाल देता है। ये अपर लेयर में इसको मतलब मजबूत करने के लिए या इसकी ड्यूरेबिलिटी वो किस तरह से होती है? मतलब वो कोई प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी होती है जो इसकी अपर लेयर में ही वो आप करती हैं और ड्यूरेबल हो जाता है? प्रोडक्ट का भी होता है, दूसरा ये कि जैसे स्किन का भी होता है कि जो है ना डिफरेंट बॉडी का जो स्किन टाइप है वो डिफरेंट होता है और उस पर हमने कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो उसको हमने बहुत डार्क शो करना होता है। इसको हमने बहुत ज़्यादा डार्क शो नहीं करना होता, इसको हमने सिर्फ ये करना होता है कि फुलनेस हो जाए, ऐसा लगे कि बाल हैं, थोड़ा सा मतलब इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाते और वो भी उसमें जब 2 से 3 सेशंस होते हैं और फिर हम देखती रहती हूँ मैं कि मतलब एक सेशन हो गया तो अब मज़ीद इसमें क्या ज़रूरत है, कहाँ पे कमी है क्या, तो वो उसको मज़ीद डार्क कर देते हैं। तो जब 2 से 3 सेशंस कराते हैं तो वो ऑलरेडी स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है वो। सही। और रुमाना मुझे ये बताएं इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई ख़तरात भी होते हैं? अच्छा, इसमें वैसे हम पैच टेस्ट भी कर सकते हैं कहीं भी किसी एरिया में भी, यहाँ बैक साइड पे या इधर बैक साइड पे क्राउन एरिया में या से। तो वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट इस तरह से कोई नहीं होते कि जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपके ऊपर भी लेट सपोज कि मैं 2nd सेशन 3rd सेशन करती हूँ तो वो चीज़ें मैं वेस्ट कर देती हूँ, दोबारा मैं आप पे भी यूज़ नहीं करती, ठीक है। और दूसरा इसका हीलिंग टाइम होता है, जैसे कि 15 डेज़ हैं तो वो प्रॉपर उसमें हील हो जाता है, प्रॉपर उसमें पील भी हो जाता है। तो उस पर ये होता है कि ऐसा कोई चांसेस नहीं होते कि इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है अब तक ऐसा हुआ नहीं। और कोई लोशन वगैरह भी देते हैं आप मेडिकेटेड या फिर मतलब आफ्टर आप SMP के बाद लोशन आप लगाएं या कुछ?
इसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती कि कोई मेडिकेशन है कि अभी आपने ये अप्लाई करना है या इतने दिन तक आपने ऐसा नहीं करना वैसा नहीं, तो इस तरह की कोई आफ्टर केयर नहीं है इसका। बस ये है कि 2 से 3 दिन तक आपने उसको वॉश नहीं करना होता, तो वो थोड़ा सा ये होता है कि आप पिलो पे एक शीट रख लेंगे तो ताकि वो टिंट हर जगह पे लगे नहीं। उसके बाद जब आप वॉश कर लेते हैं तो 15 दिन तक आपने जिम नहीं करना होता, इस ऑयलिंग नहीं करनी होती, जैसे मिनॉक्सिडिल वगैरह कुछ लोग लगाते हैं तो वो नहीं लगा सकते, कोई हेयर डाई नहीं लगा सकते। उसके बाद नॉर्मल जो आपकी रूटीन है वही है कुछ। ठीक। सही। अच्छा रोमाना, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, पीआरपी की बात, पीआरपी तो मैं जिस तरह आपको ऑफ रिकॉर्ड बता रहा था कि हर मोहल्ले में 2-3 पीआरपी की अब शॉप हैं। एक्सिसोम की पहले लाहौर से कराची से स्टार्ट हुई थी, अब वो इस्लामाबाद में भी एक्सिसोम करने वाले काफ़ी लोग हैं। एसएमपी मतलब हमने पहले भी इस हवाले से सेगमेंट्स तो किए, लेकिन एसएमपी किस हद तक पाकिस्तान में इन्हेंस हो चुकी है और लोग किस हद तक पीआरपी को छोड़ के या फिर पीआरपी के साथ साथ पैरेलल एसएमपी की तरफ भी जा रहे हैं, ये थोड़ा सा गाइड कीजिए हमें। अच्छा, पीआरपी का तो अवेयरनेस सबको है और जैसे आपने बताया कि हर जगह पे क्लिनिक्स में और इस तरह से हो रही है, लेकिन एसएमपी जो है वो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। और इवन आप इस्लामाबाद में देख लें कि मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद में कहीं पे एसएमपी कर रहे हैं, ठीक है, आपके तो मेरे अलावा जी। तो एसएमपी की अवेयरनेस नहीं है। ये है कि जो लोग जो है बाहर से आते हैं वो ज़्यादातर मेरे पास आ रहे होते हैं, क्योंकि बाहर उनको कॉस्टली ये पड़ रहा होता है, तो प्रोसीजर वो यहाँ से कराने आते हैं हमारे पास, हमारे क्लिनिक में। इनफील्ड रॉयल क्लिनिक में मैं होती हूँ बेसिकली, तो लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं ज़्यादातर करवाने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तान में हैं इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, वो अभी थोड़ा सा हो रहा है इसका। तो इस पर कोई काम हो रहा है लोगों की अवेयरनेस के लिए, कोई कैंपेन्स वगैरह चलाई जा रही है? कैंपेन वगैरह चलाई जा रही है। इसी तरह होता है कि जैसे किसी के कोई फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में कोई बाहर हैं तो वो आते हैं, वो उनको बताते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और वो कैंपेन उस तरह से चल रही होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स लवली सेशन विद यू। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ वक्त हुआ चाहता है हमारा ख़त्म और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।